तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मारी अपने एमसी के पास जाकर उससे बोलता है, तुम्हारे अंदर से ह्यूमन की डर की खुशबू क्यों आ रही है। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। ये सुन के अपने एमसी भी थोड़ा घबरा जाता है। तभी एमसी के सामने प्रिंसेस की गार्ड आते हुए बोलती है, मारी ये बहुत ज्यादा रूड है। मारी बोलता है, तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो, ये तो मेरा बस गैस है, हो सकता है मेरे स्मेल करने के सेंस में कुछ खराबी आ गई हो। तभी प्रिंसेस बोलती है, सूरा ने काउंटलेस ह्यूमन को मारा है जिसकी वजह से उनका ब्लड सूरा के कपड़ों पर लग गया होगा, तो इसमें कोई स्ट्रेंज नहीं है अगर उसकी बॉडी से ह्यूमन डर का स्मेल आ रहा है तो। मारी बोलता है, हाँ लगता है तुम ठीक ही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। देख के लगता है प्रिंसेस ने ना केवल अपने लिए एक अच्छे हस्बैंड को चुना है बल्कि एक गुड अलाय को भी। साथ ही वो एक क्रीपी सा स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस की गार्ड बोलती है, इसका ये कहने का क्या मतलब था। प्रिंसेस बोलती है, मारी विशेष रूप से मेंटल मैनिपुलेशन में स्किल्ड है। जब उसका शिकार मरने के डर को महसूस करता है तो वो उसको एंजॉय करता है और शायद से जो पहले मैजिकल एनर्जी रिलीज हुई थी वो इसी ने रिलीज किया था। देख के लगता है उसे तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। एमसी बोलता है, तो अब हम क्या करें, जो डर मैंने पहले फील किया था वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे सभी बोन को किसी ने क्रश कर दिया हो। ये तो अच्छा है कि उस समय तुम भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मैं श्योर हूँ नेक्स्ट टाइम तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। प्रिंसेस बोलती है, आज के बाद मारन तुम्हें जरूर से टारगेट करेगा और मारी को भी तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। वो जरूर इसे प्रूव करने की कोशिश करेगा। मैं और मेरी गार्ड हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। और साथ ही तुम्हें ये सबको विश्वास भी दिलवाना है कि तुम ही सूरा हो। प्रिंसेस की गार्ड बोलती है, लेकिन प्रिंसेस ये तो बहुत ज्यादा वीक है, ये तो यहाँ तक कि एक नॉर्मल डीमन को भी नहीं हरा सकता। तो क्या आपको लगता है ये अकेला मारन और मारी को संभाल पाएगा। ये सुन के अपने एमसी गुस्से से उससे बोलता है, कौन है वीक। वो बोलती है, तुम हो। तभी प्रिंसेस बोलती है, भले ही तुम्हारी सोल एक ह्यूमन की है लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो सूरा की है। हो सकता है तुम इस बॉडी के साथ कुछ कर पाओ। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। वहीं सामने एक बड़ा सा घर होता है जिसे देख अपना एमसी बोलता है, ये कौन सी जगह है। प्रिंसेस बोलती है, ये सूरा का आर्मोरी है। सूरा की एक हैबिट थी, वो अपने एनिमी को मारने के बाद जीत के तौर पे उनके हथियार को अपने पास रख लेता था, लेकिन जब उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया तो उसके पास उनके हथियारों को रखने की जगह नहीं थी। इसलिए उसने इस स्पेशल वेयर हाउस को क्रिएट किया। जिसके बाद वो गेट को खोल के तीनों अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे वेपन रखे होते हैं जिन्हें देख अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि किलिंग गॉड से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं इन सब वेपनों को देखकर समझ सकता हूँ कि उसने कितने सारे लोगों को मारा है। ये जो आर्मर है ये आर्मोर्ड क्लैन का है और ये जो ये वेपन है ये बीस्ट क्लैन का है और ये हमारे ह्यूमन मिलिट्री के गन है। अरे रुको, ये क्या है, क्या वो विंग क्लैन वालों के घोड़े को भी काट लाता है। मुझे तो ये किसी तरह की बीमारी लगती है। तभी प्रिंसेस बोलती है, सूरा के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो उन सबको बस इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, बल्कि इसका एक और भी कारण है, वो है ये वेपन जो कि सूरा खुद यूज करता था। वहीं सामने हम एक स्वॉर्ड को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। प्रिंसेस बताती है, ये है सूरा की स्वॉर्ड ब्लड नाइट। अपने एमसी बोलता है, लेकिन तो मुझे इसे देखकर कुछ भी खास नहीं लग रहा। ये सुन के प्रिंसेस की गार्ड एमसी के सर पे मारते हुए बोलती है, तुम इडियट, तुम अपने नैरो माइंड से कुछ भी बकवास मत करो। जब पहली बार डेविल नाइट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसके लिए पूरे डीमन रियल में वार छीट चुका था, एक वार जिसने की पूरे डीमन रियल को ब्रेकआउट कर दिया। इसमें मारन, मारी, मामी इन तीनों ने फाइट किया और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। यहाँ तक कि डीमन किंग भी इस स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर पाए। तब जाके लास्ट में सूरा ने इसमें हस्तक्षेप किया, तब जाके ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल हुआ। इसमें काउंटलेस डीमन मारे गए और यहाँ तक वो इस स्वॉर्ड को टच भी नहीं कर पाए। अपने एमसी बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। प्रिंसेस बोलती है, डेविल नाइट बस कोई वेपन नहीं है, ये एक पावरफुल डीमन है जो कि अपने अंदर लाइफ को होल्ड करता है। जो इस स्वॉर्ड से मारा जाता है उसकी लाइफ फोर्स को ये स्वॉर्ड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि बाद में मास्टर के ब्लड और फ्लैश में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम जितने ज्यादा लोगों को मारते हो तुम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर नहीं है और फिर भी अगर तुम इस स्वॉर्ड को यूज करते हो तो ये तुम्हारे डीमन पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ये सुन के अपने एमसी खुश होते हुए बोलता है, मैं समझ गया, अगर मैं पर्याप्त मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं सूरा बन जाऊंगा, नहीं बल्कि मैं सूरा को सरपास कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस और वो गार्ड एक जगह पर खड़े होकर सामने की ओर देख रहे होते हैं। प्रिंसेस की गार्ड बोल रही होती है, वो यहाँ तक कि लोअर रैंक के मैजिकल बीस्ट को भी नहीं हरा पा रहा, क्या उसके पास सच में कोई बैटल एक्सपीरियंस है भी या नहीं। वहीं सामने अपना एमसी गोलमटोल से मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और ये देख के ऐसा लग रहा होता है ये तो एक तरफा फाइट है, क्योंकि वो गोलमटोल से बीस्ट अपने एमसी की बहुत ज्यादा कुटाई कर रहे होते हैं। अपना एमसी बोलता है, डैम इट, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी एक बीस्ट बहुत तेज अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लग जाता है,
जो देखकर अपने एमसी बोलता है डैम इट, मुझे कुछ करना होगा, और वो जल्दी से अपने शॉट को निकाल लेता है। लेकिन वो शॉट बहुत ज्यादा हैवी होता है। जो देखकर एमसी बोलता है डैम इट, ये शॉट तो बहुत ज्यादा हैवी है, और वो शॉट एमसी से ना उठने की वजह से जमीन में धस जाता है। अपने एमसी उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है डैम इट, अब मैं क्या करूं। तभी एमसी सामने की ओर कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एक बीस्ट अपना मुंह खोल के उसके बिल्कुल पास आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो डर के वहां से भागने लग जाता है। जिसे देखकर प्रिंसेस बोलती है मुझे पता था कि ये वीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा डरपोक भी है। उसकी गार्ड बोलती है ये यहाँ तक कि तो वेपन को भी ठीक से नहीं उठा पा रहा, और वो सूरा को सरपास करने के बारे में सोच रहा था। ह्यूमन तो सच में बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं, उनसे कुछ छोटा होता है नहीं। प्रिंसेस बोलती है उसकी बॉडी भले ही सूरा की है, लेकिन वो सूरा के पावर को प्रोसेस नहीं करता, इसलिए डेविल नाइट स्वॉर्ड इसको मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। साथ ही वो मन में बोलती है लेकिन क्या ये बस उतना ही कर सकता था? क्या मैंने उस दिन कुछ मिसजज कर लिया था? जिसके बाद हम दूसरी ओर अपने एमसी को देखते हैं, जिसके पास एक मोस्टर बहुत स्पीड में उसके तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे कि अपने एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है। जिसके बाद वो मोस्टर पीछे मुड़ के अपने एमसी को बहुत डरावना सा फेस बना के देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद अपना एमसी घबराते हुए बोलता है क्या ही शार्प दांत है। साथ ही वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर और भी ज्यादा मोस्टर होते हैं, जिन्हें देखने के बाद उसकी और भी ज्यादा फट जाती है। और अब अपने प्रिंसेस से भी ये सब देखा ही नहीं जाता, वो तेजी से अपने एमसी की तरफ जाने लग जाती है और अपने चाबुक को निकाल के उन सभी का धुलाई करने लग जाती है। जिसके बाद वो सभी मोस्टर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डरे होते हैं। जिसके बाद अपने एमसी नीचे बैठ के राहत की सांस लेता है। प्रिंसेस उससे बोलती है आज के लिए बस इतना काफी रहेगा, अब हम कल करेंगे। अपने एमसी उठते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस पहले बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर कर दूंगा। प्रिंसेस बोलती है ठीक है, लेकिन अगर इन लोअर रैंक के मैजिकल बीस्ट के दांतों के निशान अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द हील करने की जरूरत है। अपने एमसी बोलता है क्या ये घाव? साथ ही वो अपने शॉट को फेंकते हुए गुस्से से बोलता है ये सब इस शॉट की वजह से हो रहा है, ये शॉट बहुत ज्यादा हैवी है, इसे मूव करना बहुत मुश्किल है, क्या कोई रास्ता है जिसकी वजह से हम इसे हल्का कर पाए? प्रिंसेस बोलती है डेविल नाइट जैसी शॉट केवल उसी को रिकॉग्नाइज करती है जो कि इसे अपने मास्टर के रूप में स्ट्रॉन्गर बना सकता है। अगर इसने डिटरमाइन कर लिया कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है तो ये तुम्हें खुद को कभी भी उठाने नहीं देगा। ये सुन के एमसी शॉक हो जाता है और वो अपने पुराने बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ उसे सभी लोग धुतकार रहे होते हैं। वो सभी लोग अपने एमसी से बोल रहे होते हैं तुम बस एक वर्डलेस ट्रैश हो जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, तुम बैटल फील्ड में हमारे लिए केवल बर्डन बनते हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आके उनसे बोलता है तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इन मोस्टर की बॉडी को क्लीन करो, तुम इनमें से किसी को भी मिस मत करना, हमें ये रिसर्च के लिए चाहिए। ये सुन के बाकी सब बंदे बोलने लग जाते हैं, लेकिन देख के लगता है बिल्डिंग किसी भी समय पर कोलैप्स कर सकती है और इस समय उन मोस्टरों की बॉडी के बच जाना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी अपने हमसे बोलता है तुम इसके लिए रोबोट को क्यों नहीं भेजते, तुम हमारे जान को रिस्क में क्यों डाल रहे हो? वो बोलता है क्या तुम्हें पता है रोबोट के मेंटेनेंस में कितना ज्यादा खर्चा लगता है, वो तुम्हारे लाइफ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे आर्मी में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी तुम यहाँ पर आर्मी में हो, ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हें यहाँ पर फ्री में रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ तो काम करना ही होगा, इसलिए तुम ये मत बोलो कि ये डेंजरस है। रेजेंट में अपना एमसी बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी लगता है मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है? ये सुन के प्रिंसेस थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर बोलती है तुम आज बहुत ज्यादा थक चुके हो, जाओ रेस्ट करो, यहाँ तक कि अगर तुम डेविल नाइट का यूज नहीं भी कर पाते हो तो तुम चिंता मत करो, मैं और आओ तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और गाइस आओ प्रिंसेस के गार्ड का नाम है। ये सुन के अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है मुझे कमजोर समझना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि कोई वुमेन मुझे प्रोटेक्ट करे। साथ ही वो तेज से उन सभी बीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देखकर प्रिंसेस उससे बोलती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बट अपना एमसी प्रिंसेस की एक भी बात नहीं सुनता और तेजी से उन मोस्टरों की तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है। इसी के साथ वो अपने पंच से उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है चलो आ जाओ। ये देखकर प्रिंसेस उससे बोलती है बिना डेविल नाइट छोड़ के तुम्हारा उनके साथ जीतने का कोई चांस नहीं है, इस तरह रिक्लेसली उन पर अटैक करने से केवल तुम्हारा स्टैमिना ही ड्रेन होगा। तभी याओ भी बोलती है ह्यूमन तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो सभी के सभी मोस्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी एक मोस्टर आके उसके पैर पर काट लेता है और दूसरा उसके हाथ पे, और बाकी के मोस्टर भी आके एमसी को कहीं ना कहीं काट लेते हैं। ये देखकर प्रिंसेस घबराते हुए बोलती है जल्दी करो, उन्हें खुद से दूर करो, नहीं तो वो तुम्हें पूरी तरह से डिवोर कर लेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डी भी नहीं बचेगी। पर अपने एमसी उन्हें खुद से दूर करने के बजाय उन्हें कस के पकड़ लेता है। ये देखकर प्रिंसेस और आओ दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। आओ बोलती है क्या वो पागल हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद ही चाहता है कि उसे वो खाएं। दूसरी ओर हम अपने एमसी को देखते हैं, वो अपने शॉट की तरफ देखता है और तेज से उन मोस्टरों को लेकर अपने शॉट की तरफ बढ़ने लग जाता है। साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है मैं शॉट को मूव नहीं कर सकता तो क्या,
मैं इन मोस्टरों को अपने शोर के पास ले जा तो सकता हूँ। और वो ठीक ऐसा करता भी है। वो तेज से उन मोस्टरों को ले जाकर उस शोर से टकराता है, जिससे उस शोर से एक रोशनी निकलती है और उन सभी मोस्टरों को अपने अंदर डिवोर कर लेती है। उस रोशनी की वजह से प्रिंसेस भी कुछ देख नहीं पा रही होती। इसी के कुछ सेकंड बाद हम एमसी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कूल वे में खड़ा होता है। उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी होती है, इस वजह से वो शॉट को भी उठा पा रहा होता है। ये देख के आओ हैरान होते हुए बोलती है, उसने अपने बॉडी को बैट के रूप में यूज किया। उसने उन सभी मोस्टरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उन सबको ले जाकर शोर से टकरा दिया। ये कितना फुलिश है, ये तो एक सुसाइडल एक्ट था। इसी के साथ हम अपने एमसी को देखते हैं। वो बोल रहा होता है, ये शॉट पहले से हल्की फील हो रही है। मुझे फील हो रहा है एक अजीब सी पावर मेरी पूरी बॉडी में एंटर कर रही है। ये तो स्ट्रेंज है। क्या ये शॉट के रिकॉग्नाइज करने की फीलिंग है? क्या शॉट ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया? तभी पीछे से प्रिंसेस आते हुए बोलती है, जो तुमने पहले किया था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। तुम ऑलमोस्ट एक सैक्रिफाइस बन गए थे। अपना एमसी बोलता है, लेकिन ये काम तो किया ना। हम जितना बड़ा रिस्क लेंगे रिवार्ड भी हमें उतना ही बड़ा मिलेगा। अगर मैं इस तरह का रिस्क नहीं लूंगा तो मैं डीमन क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैसे बनूंगा? ये सुन के डीमन प्रिंसेस ब्लश करने लग जाती है। फिर वो अपने एमसी से बोलती है, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, ये बस लो लेवल के मैजिक बीस्ट थे। डेविल शोड इतने से सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। इसने जो तुम्हें पावर दिया है वो केवल एक फैक्शन है जो कि तुम्हें चाहिए। अभी 4 क्लैन मीटिंग को होने में 10 दिन बाकी है और इन 10 दिनों के अंदर मारन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इसलिए अब से तुम्हें स्ट्रॉन्गर मैजिकल बीस्ट को फेस करना होगा। एमसी बोलता है, चलो आ जाओ, मेरी शोड बहुत ज्यादा भूखी है। ये सुन के प्रिंसेस आओ को इशारा करती है। आओ ये सुन के एक स्माइल करती है। फिर हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने एमसी अपने शोड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान अपने सामने जाता है और वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने एक केज होता है जिसके अंदर से बहुत सारे मोस्टर अपने एमसी को घूर रहे होते हैं। तभी आओ बोलती है, ये तुम्हारे नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं। ये सुन के एमसी शॉक होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, क्या इतने सारे? इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एमसी उन सभी मोस्टरों से फाइट करते हुए उन्हें मारता जा रहा होता है। साथ ही बोल रहा होता है, तो यही फीलिंग है लेवल अप करने का। ये बहुत रिफ्रेशिंग है। जिसके बाद वहाँ पर केवल एक मोस्टर बच जाता है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है, ये बस एक लास्ट बचा है, इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो मोस्टर डरकर वहाँ से भागने लग जाता है और अपने एमसी उसका पीछा करते हुए बोलता है, हे तुम कहाँ पर भाग कर जा रहे हो? जिसके बाद अपने एमसी उसका पीछा करते करते जंगल में आगे होता है और बोल रहा होता है वो कहाँ पर गया। तभी साइड के झाड़ी से उसे कुछ साउंड सुनाई देता है। ये सुन के वो झाड़ी के पास जाके बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा कोई बड़ा सा मोस्टर उस वाले मोस्टर को खा रहा होता है जिसका एमसी पीछा कर रहा था। उसे देख अपने एमसी अपने मन में बोलता है, ये तो एडवांस मैजिकल बीस्ट है, मेरे करेंट के स्ट्रेंथ के साथ इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए? तभी उसके पीछे से किसी के आने का आवाज सुनाई देता है, जो सुन के वो पीछे की ओर देखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, आखिरकार अब कौन है? और तभी उस झाड़ी से मामी निकलती है। उसे देख अपने एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, मामी ये यहाँ पर क्या कर रही है? और तभी मामी भी अपने एमसी को देख लेती है और वो भी उसे देखकर थोड़ा शौक हो जाती है। वही अपने एमसी सोच रहा होता है, ये डिमोनस यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये हमें फॉलो कर रही थी? अगर ऐसा है तो क्या इसने हमारे कन्वर्सेशन को भी सुन लिया है? इसे देख के लगता है ये किसी तरह के डैमेज से सफर कर रही है। साथ ही वो उस मैजिकल बीस्ट की तरफ देखता है और फिर सोचता है, अगर मैं कोई मूव नहीं चलता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे और मैं आराम से सही समय का वेट करूंगा और सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए उस मैजिकल बीस्ट को मार डालूंगा। वहीं दूसरी ओर मामी सोच रही होती है, यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि मेरे चार में ना फंसे। मैं इसे अपने चार में फंसा के मैजिकल बीस्ट को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर दूंगी और उस समय का फायदा उठा के मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी अपने एमसी का पैर एक लकड़ी पर चला जाता है, जिसकी साउंड की वजह से उस बीस्ट का ध्यान भी इन दोनों पर चला जाता है। ये देखकर वो दोनों घबराते हुए बोलते हैं, डैम इट, उसने हमें नोटिस कर लिया। वो मैजिकल बीस्ट तेज से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है। ये देखकर मामी एक्टिंग करते हुए एमसी से बोलती है, सूरा प्लीज मेरी हेल्प करो। पर अपने एमसी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से तेज से भागते हुए बोलता है, अगर तुम्हें किसी को खाना है तो इस लेडी को खा लो। ये देखकर मामी भी हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या वो पहले ही भाग गया? साथ ही वो अपने स्नेक को उसके पीछे छोड़ देती है। वो स्नेक जाकर अपने एमसी को जकड़ लेता है और मामी भी वहाँ पर आ जाती है। साथ ही वो एमसी से चिपकते हुए बोलती है, क्या तुम्हें एक हीरो की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए और मुझे बचाना चाहिए? लेकिन तुम तो इस तरह से यहाँ से भाग रहे हो, क्या तुम सच में एक आदमी हो? अपने एमसी ब्लश करते हुए उससे बोलता है, मुझसे दूर रहो, मेरी वाइफ तुमसे हेट करती है, अगर उसने हमें इस तरह से देख लिया तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी। मामी बोलती है, एक आदमी जिसे गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है उसे उसकी वाइफ द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, अगर दुनिया को इस बात का पता चलता है तो वो सब तुम पर हंसने लग जाएंगे। अपने एमसी भागते हुए बोलता है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है,
हैं। वहीं वो बीस्ट भी उनका पीछा करता ही जा रहा होता है। वो बीस्ट अपने मुंह में फायर को गैदर करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख एमसी बोलता है ये तो एक फायर एलिमेंट वाला मैजिकल बीस्ट है। और उस अटैक को अपने पास आता हुआ देखकर मामी एमसी के पीठ से उसके कंधे पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो अटैक अपने एमसी को लग जाता है और वो जोर से दर्द से चिल्लाता है। साथ ही वो एमसी के कंधे से उतर के उसके सामने आ जाती है और एमसी को अपने शील्ड के रूप में यूज करने लग जाती है, जिसके बाद एमसी रुक के मामी को नीचे फेंक देता है और नीचे लेट के अपने पीछे लगे आग को बुझाने लग जाता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। साथ ही वो आग को बुझाने के बाद एक चैन की सांस लेता है और फिर अपनी आंख खोल के मामी को देखता है और बहुत गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलता है तुम कमीनी कहीं की, तूने मुझे एक शील्ड के रूप में यूज किया। तभी वो एमसी को पकड़ के बहुत सेक्सी अंदाजे में बोलती है तुम भी तो मुझे चारे के रूप में यूज करके वहाँ से भाग गए थे, हम दोनों ही सेम है। एमसी ब्लश करते उसे चिल्ला के बोलता है मुझे जाने दो और ये सब हरकतें करना बंद करो। तभी उन्हें मॉन्स्टर के रोर करने की आवाज आती है, जिसे सुन के एमसी पैनिक होते हुए बोलता है डैम इट, लगता है वो अभी हमारा पीछा कर रहा है। साथ ही वो मामी को कमर से पकड़ के वहाँ से भागने लग जाता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, वो भागते भागते जंगल से बाहर आ जाते हैं। तभी वो भागते भागते रुक जाते हैं क्योंकि सामने खाई होती है और खाई के नीचे अभ्यास होता है, जिसे देख एमसी बोलता है क्या ये डेड एंड है। तभी वो मैजिकल बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही अपने मन में सोचता है माया के अकॉर्डिंग जो पॉइजन अभ्यास के अंदर फॉर्म होता है उससे यहाँ तक कि डीमन भी सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन अगर मैं इस मैजिकल बीस्ट से हेड ऑन फाइट करता हूँ तो इस डिमोनेस के सामने मेरी असली आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और हो सकता है शायद ये भी यही चाह रही हो। डैम इट, अब मुझे ये करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही वो तेज से भागते हुए आगे की ओर जाने लग जाता है। मामी बोलती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर अपना एमसी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है। ये देखकर मामी चिल्लाते हुए उससे बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम अभ्यास के अंदर कूदना चाहते हो, और अगर तुम्हें मरना है तो मरो, लेकिन मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। अपने एमसी उसे टाइटली पकड़ लेता है और फिर उससे बोलता है कुछ समय पहले तुमने मुझे शील्ड की तरह यूज किया था, अब तुम भागने का ट्राई कर रही हो, ये इम्पॉसिबल है। साथ ही वो उस पहाड़ के चोटी से जंप कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे नीचे गिरने लग जाता है। पर तभी अपने एमसी अपने शॉट को निकाल के पहाड़ में धंसाने लग जाता है, पर उन्हें एक जगह पर ग्रिप नहीं मिल रही होती। वो फिसलते फिसलते थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तभी उन्हें ग्रिप मिल जाता है और वो रुक जाते हैं और वो मॉन्स्टर सीधे जाके अभ्यास में गिरता है और उसकी पूरी बॉडी गल जाती है, सिर्फ उसकी हड्डियां ही बचती है। ये देखकर एमसी घबराते हुए अपने मन में बोलता है हे क्या इतना बड़ा एक मैजिकल बीस्ट इतनी जल्दी डिसॉल्व हो गया, ये तो सच में बहुत खतरनाक पॉइजन है। लेकिन यहाँ कुछ स्ट्रेंज है, ये कोल्ड सेंसेशन कहाँ से आ रहा है। साथ ही वो मामी की तरफ देखता है जिसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और उसे बहुत ज्यादा पसीना हो रहा होता है और उसका फेस रेड हो गया होता है। ये देख एमसी बोलता है हे रुको, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी आदमी के सामने इस तरह से एम्बैरेस हुई हूँ। साथ ही वो ब्लश करते हुए अपने एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है सुरा तुम्हें मरना होगा। साथ ही उसका स्नेक एमसी के बट पर बाइट कर लेता है, जिससे एमसी जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख पूरे अभ्यास में घुस जाती है। कुछ मिनट बाद मामी एमसी को लेकर ऊपर आ जाती है। एमसी उससे चिल्लाते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। मामी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि डीमन ग्रेटिट्यूड को नहीं मानते। तुम्हारे पास डिटेलाइट करने का पहले एक चांस था, लेकिन वो तुम ही हो जिसने कि उस चांस को मिस किया, इसलिए अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। मैं बिना हेजिटेशन के वो सब करूंगी जो कि मेरा मन कह रहा है। अपने एमसी बोलता है तुम क्या करना चाहती हो। तभी मामी एमसी के ऊपर बैठ जाती है। ये देखकर अपने एमसी मन में बोलता है ये बहुत बैड पोजीशन है। डीमन क्लैन की सभी लड़कियां दूसरों के टॉप पर क्यों बैठना चाहती हैं। रुको, मुझे याद आया, कुछ डीमन लड़कियां आदमियों के फिजिकल स्टेट के मैच नहीं होती, लेकिन वो अपने ओपोनेंट के साथ डुएल कल्टिवेशन करके उनके पावर को ड्रेन कर देती हैं और उनके मैजिकल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी मेरे साथ वही करना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपने मैजिकल पावर को तुम्हें नहीं लेने दूंगा। मैंने इसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके पाया है। साथ ही वो अपने हाथ को अपने स्वॉर्ड की तरफ बढ़ाने लग जाता है, पर मामी का स्नेक आके उसके हाथ को जकड़ लेता है। मामी बोलती है तुम्हारे लिए अच्छा हुआ तुम रजिस्टरिंग करना बंद कर दो, तुम पहले ही मेरे स्नेक द्वारा पॉइजन हो चुके हो। ये पॉइजन स्पेशली आदमियों के लिए डिजाइन किया गया है। अगर तुम यहाँ पर शांति से लेते रहोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर तुम खड़े होने की कोशिश करोगे तो ये पॉइजन तुम्हारे पूरे बॉडी में तुरंत ही फैलने लग जाएगी और तुम एक्सप्लोड कर जाओगे। अपना एमसी बोलता है क्या ही बकवास पॉइजन है। मामी बोलती है अगर अब तुम और भी ज्यादा रजिस्टरिंग नहीं करने वाले तो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। साथ ही वो अपने एमसी के कपड़े को फाड़ने लग जाती है। तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने एमसी की बॉडी पर बहुत सारे घाव देखे होते हैं जो कि बीस्टों द्वारा दिए गए होते हैं। ये देखकर एमसी घबराते हुए मन में बोलता है डैम इट, लो लेवल के मैजिकल बीस्ट के द्वारा फाइट करते समय दिए गए घाव को इसने देख लिया। पर दूसरी ओर मामी तो कुछ और ही समझ रही होती है। वो एक्साइटेड होते हुए मन में बोलती है मुझे तो लगा था प्रिंसेस हमेशा सीरियस रहने वाली लड़की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी इस तरह की चीजों को पसंद करती है। साथ ही वो अपने जीभ को निकालते हुए बोलती है मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस तरह की टेरिफाइंग बॉडी का टेस्ट कैसा होगा। गॉड ऑफ डेथ सुरा की पावर अब मेरी हुई। इतना बोल के वो अपने एमसी को किस करने के लिए जाने लग जाती है। इसकी वजह से अपने एमसी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और अपने चाबुक से मारकर मामी को उसे दूर कर देती है। प्रिंसेस बोलती है
तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आओ बोलती है, मैं और प्रिंसी तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर ये सब कांड करने में लगे हुए हो। एमसी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसने मुझे पॉइजन किया है। आओ बोलती है, अगर तुम पॉइजन होते तो तुम इतनी एनर्जेटिक नहीं होते। क्या तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? प्रिंसेस भी बोलती है, जल्दी से खड़े हो जाओ। अपने एमसी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, इस डिमोनेस के कहने के अकॉर्डिंग अगर मैं खड़ा होता हूँ तो ये पॉइजन मेरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा और मैं एक्सप्लोड कर जाऊंगा। आओ एमसी के पास आके उसके बाल को पकड़ के उठाते हुए बोलती है, यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइजन एग्जिस्ट नहीं करता। एमसी भी खड़ा होने के बाद बोलता है, हाँ लगता है तुम सही कह रही हो, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ नहीं हुआ। साथ ही वो मामी पर गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीनी कही कि तुमने मुझे ट्रिक किया। मामी बोलती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डेथ इतने ज्यादा सिंपल माइंडेड है। सच में तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। अपने एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो सच में बहुत कमीनी है। कुछ समय पहले ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और अब ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रही है। तभी मामी बोलती है, चलो आज के लिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, अगली बार हम दोनों एक साथ एंजॉय करेंगे। अपना एमसी बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो किसी और को जाकर ढूंढो। मामी बोलती है, अगर एक आदमी नो कह रहा है तो इसका मतलब यस है, मुझे सब पता है। इतना बोल के वो अपने एमसी के गाल पर किस कर लेती है। इससे अपने एमसी भी शर्मा जाता है। ये देखकर प्रिंसेस और आओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आओ गुस्से से उससे बोलती है, तुम दोनों प्रिंसेस के सामने ये सब करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी ओर मामी गाना गाते हुए खुशी से वहाँ से जा रही होती है। तभी प्रिंसेस बोलती है, रुक जाओ। ये सुन के मामी पीछे की ओर देखने लग जाती है। प्रिंसेस बोलती है, ये माउंटेन मेरी टेरिटरी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहे अपना मुंह उठा के आओगी और जब चाहे तुम चली जाओगी? मामी बोलती है, ओह माय, मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ। प्रिंसेस जेलस हो चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई हूँ। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम मामी को देखते हैं जो कि किसी डीमन के मैजिकल पावर को चूस रही होती है। हम वहाँ पर 2 डीमन की लाश देखते हैं जिनको कि उसने पूरा निचोड़ लिया होता है। जिसके बाद मामी बोलती है, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ ही वो अपने स्नेक से पूछती है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो? क्या इस मैजिक पावर ने तुम्हारी कुछ मदद की? उस बास्टर्ड मारन ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, मैं इसका बदला एक दिन जरूर उससे लूंगी। तभी उन्हें साइड से किसी चीज की आवाज आती है, जो सुन के मामी झाड़ी के पीछे झुक के सामने की ओर देखती है, जहाँ पर एक ड्रैगन होता है। जिसे देख मामी बोलती है, ये तो मारन का ड्रैगन है। वहीं पर मारन भी होता है जो कि किसी से बोल रहा होता है, सूरा डीमन रियम से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? क्या तुमने मुझे ट्रिक किया? उसके सामने वाला बंदा बोलता है, मुझे अभी अभी पता चला, जो मंडाला मैंने उनके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था, उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया और शायद से उनको हमारे ऊपर शक भी हो चुका है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मारी होता है। उन दोनों को देखकर मामी अपने मन में सोचती है, आखिरकार ये दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मारन बोलता है, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या वो औरत जो चाहती है वो तुम होने दोगे? मारी बोलता है, तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? अभी भी 4 ग्रेट क्लैन के मीटिंग में बहुत समय है और अगर चीजें अच्छी चलती हैं तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपने एनिमी को एलिमिनेट कर पाऊंगा। मारन बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो उसके कान के पास जाके कुछ बोलने लग जाता है। वहीं हम मामी को देखते हैं, उसके पीछे वो बॉल वाला मोस्टर आ चुका होता है। वो बॉल वाला मोस्टर मामी के पैर से जाके टकराता है, जिस वजह से वहाँ पर साउंड हो जाता है, जो सुन के मारी और मारन उसी की ओर देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, वहाँ पर कौन है? साथ ही मारी सामने की ओर झाड़ी में अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर मामी को लगती है, जिस वजह से वो थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है, मैं एक साथ दोनों के साथ फाइट नहीं कर सकती। एक अच्छी वुमेन हमेशा फ्यूचर को माइंड में रख के एक्ट करती है। अभी के लिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पीछे से मारी और मार चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, देखो वो वहाँ पर है, उसे भागने मत दो। साथ ही वो झाड़ी में जाकर चेक करते हैं, जहाँ पर केवल वो बिस्ट होता है, जिसे देखकर मारी और मारन बोलते हैं, ये तो केवल एक लो लेवल का बिस्ट है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मामी बोल रही होती है, मारन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इन सब चीजों को ऐसे ही जाने देगा। देख के लगता है उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। प्रिंसेस बोलती है, तुम ये सब चीजें हमें क्यों बता रही हो? मामी बोलती है, ऑफ कोर्स ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे आदमी को पसंद करती हूँ। ये सुन के प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है, जो देखकर मामी बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। क्या मस्त हम दोनों मिलकर फन कर रहे थे, लेकिन तुमने आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। अब मुझे अपने माइंड को क्लियर करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें मेरी सर्विस चाहिए तो तुम जब चाहे मर्जी आ सकते हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आओ बोलती है, उसका ये बोलने का क्या मतलब था? क्या वो ये सोचती है कि हमने उसके स्कैम को नोटिस नहीं किया? प्रिंसेस बोलती है, किसे पता, लेकिन अभी के लिए हमें पता चल चुका है कि मंडालाई को भेजने वाले मारन और मारी थे। डिमोनेस के अकॉर्डिंग मारा और मारी एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे जानना होगा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एनमी ने हमें फिगर आउट कर लिया है, चलो चल के तैयारी करें। साथ ही वो सीटी मार के अपने ड्रैगन को बुलाती है, जिसके बाद प्रिंसेस और आओ ड्रैगन पर बैठ जाते हैं। अपने एमसी बोलता है, हे रुको, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रही? प्रिंसेस बोलती है, देख के लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, देख के लगता है तुम्हें ब्रेक की जरूरत नहीं है, तुम्हें तब तक वापस आने की जरूरत नहीं है जब तक तुम यहाँ मौजूद सभी मैजिकल बीस्ट को ना मार दो। इतना बोल के वो अपने ड्रैगन पे उड़ के वहाँ से चली जाती है और अपने एमसी पीछे चिल्ला रहा होता है, प्लीज रुक जाओ मेरे लिए। जिसके बाद हम एक सिटी का सीन देखते हैं। अपने एमसी पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया होता है, जिस कारण बहुत ज्यादा थक चुका होता है। एमसी बोल रहा होता है, उस बास्टर्ड माया ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाया,
मुझे इसी तरह माउंटेन पर छोड़कर आ गई। मुझे एक वुमेन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था, स्पेशली उन दोनों औरतों को। लेकिन मैंने जितना सोचा था मैं उतना ज्यादा थका नहीं हूँ। मेरे ज्यादातर घाव अब हील हो चुके हैं। क्या मैंने कुछ मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब किया है? तभी उसका ध्यान एक कपड़े की दुकान पर जाता है, जिसे देख एमसी उस दुकान के पास जाता है। वो दुकानदार एमसी से बोलता है, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। अपने एमसी बोलता है, क्या ये हीरोज के यूनिफॉर्म है? वो दुकानदार उस ब्लड लगे कपड़े को उठाकर एमसी को दिखाते हुए बोलता है, आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज हैं। ये एक ह्यूमन सोल्जर की यूनिफॉर्म है। इसके ऊपर थोड़ा ब्लड लगा है, लेकिन ये कपड़ा टिकाऊ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एमसी उस शर्ट पर लगे बैच को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये कपड़ा किसी ऑफिसर का लगता है, शायद से इसके अंदर कुछ हो सकता है। फिर अपने एमसी उससे बोलता है, मुझे ये कपड़ा बाय करना है। वो दुकानदार बोलता है, आपका शुक्रिया, वापस जरूर आना। जिसके बाद अपने एमसी अपने घर पर वापस आ जाता है और उस कपड़े के जेब से कुछ निकालते हुए बोलता है। साथ ही हम देखते हैं उसने उस जेब से एक छोटे से बॉक्स को निकाला होता है। उसके अंदर आई लेंस होता है, जिसे देखते हुए अपने एमसी अपने मन में बोलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप कॉन्टैक्ट लेंस है, जिसे की हीरोज हमेशा पहन के रखते हैं। इस लेंस की मदद से हम मॉन्स्टर के एनर्जी को देख के उसके रैंक का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसे केवल ऑफिसर और उससे ऊपर के लोग ही पहनते हैं। इस वजह से बहुत सारे आर्म सोल्जर बैटल में मारे जाते हैं। ये लेंस ना होने की वजह से वो अपने एनिमी के स्ट्रेंथ को गैस नहीं कर पाते। मैंने अपने कनेक्शन का यूज करके एक मैंने अपने लिए ब्लैक मार्केट से खरीदा था, लेकिन जिस दिन मैंने इसे पहना था उसी दिन मेरे साथ ये सब कांड हो गया। मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके पैसे बचाए थे। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब हो जाएगा तो मैं उन पैसों से कुछ टेस्टी खा लेता। ये सब सोचकर ही मुझे रोना आ जाता है। साथ ही एमसी उस लेंस को निकाल के देखते हुए बोलता है, इसे पहनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डीमंस की आंखें ह्यूमन की तरह सेम है। साथ ही वो लेंस को अपने आंख में पहन लेता है। जब वो उस लेंस को पहन के अपने आप को शीशे में देखता है तो वो देख पाता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। और गाइस, यहीं पर हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।